नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा झारखंड 2004 में। आज की जो कहानी है ना, वहीं की है। ये कहानी हमें जो भेजे हैं उनका नाम है अजीत। और अजीत का एज तो आज ज़्यादा है, लेकिन 2004 में लगभग 20-22 साल के रहे होंगे। ये कहानी उनके गांव की है, गांव की बगल की, जहां पर अजीत रहते थे। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं जब जवान हो गया ना, 20-22 साल मेरी उम्र हो गई, मेरा भी दिल करता था कि काश कोई लड़की मेरी मित्र होती। मैं उसे प्रेम करता, प्यार करता, उससे बातचीत करता। मैं अपने दिल की बात उसको कहता, वो मेरे दिल की बात सुनती। मेरे सपने कुछ ऐसे ही थे। मैं जब कभी कभी फिल्म देख करके आता था ना, तो मैं अपने आप को फिल्म का नायक ही समझता था। लेकिन नायक कहाँ पर, मैं कहाँ पर, एक गांव का मामूली सा लड़का, कहाँ मैं सपने फिल्म का हीरो का देख रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैं अपने आप को हीरो से कम नहीं मानता था। मेरा खेत था जो दूसरे गांव के पास में सटा हुआ था। मतलब उनकी गांव का जो सीमा रेखा थी, हमारे खेत के पास से शुरू होती थी। और हमारे खेत में अब जो फसल का टाइम होता था, तो वहाँ मचान भी लगता था। और कभी कभी मैं दिन में तो जाता ही था, कभी कभी रात में भी मुझे उस मचान पर रुकना पड़ता था फसल की रखवाली के लिए। और उसके जस्ट बगल में एक खेत था, बड़ा लंबा चौड़ा खेत था। और वहाँ पर मचान नहीं, एक झोपड़ी बनी हुई थी। और वहाँ सब्जी का फसल हमेशा उगाते रहते थे खेत वाले। और वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उस खेत में काम करती थी। वो जिसका खेत था उसी मालिक का बेटी होगी। और इतनी खूबसूरत थी ना कि मैं उसको देखता ही रहता था। जब भी मौका मिलता मैं ताड़ता रहता। और वो भी, उसको भी पता चल गया कि मैं उसको देखता रहता हूँ। और वो भी अब मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। फिर हम लोग एक दूसरे को देखते थे दूर से ही। अब पास जाने की हिम्मत तो मेरे पास में नहीं थी। मैं डरता भी था, प्रेम भी करता था, और लोगों की नज़र में आना भी नहीं चाहता था। ऐसे ही चुपचाप हमारी प्रेम लीला आगे बढ़ रही थी। जब उस खेत में कोई नहीं होता और लड़की अकेले होती, तो मैं किसी न किसी बहाने से उस खेत में पहुंच जाता। सब्जी लेना है जी, ये सब्जी तोड़ के मुझे दे दो। और लड़की मेरा थैला भर देती थी, मुस्कुराती थी। मैं कुछ बोलना चाहता था अपने दिल की बात, लेकिन उस टाइम दिल मेरा साथ नहीं देता था। मुझे लगता था कि मैं बोलूं सब कुछ, लेकिन जबान बिल्कुल जिसे चिपक गई हो। वही हाल उस लड़की का था। वो सब्जी मेरे थैले में डाल देती, इधर तो देखती, कहती तुम निकलो जल्दी से, निकलो, फिर हम कभी मिलेंगे। जब ऐसी बोलती थी ना, तब मेरा मन बहुत खुश हो जाता था। मुझे लगा कि आग मेरी तरफ ही नहीं, उसकी तरफ भी लगी है। हमें ऐसा मौके की तलाश करना पड़ेगा जब यहाँ कोई ना हो। मैं हूँ, सिर्फ ये लड़की रहे, तब हम मिल सकते हैं। लेकिन इतना आसान काम नहीं था। अब मेरा जो समय था ना, ज़्यादातर खेत में ही गुजरने लगा उस लड़की के चक्कर में। अब मैं पहले खेत से भागा करता था। मेरे पिता, मेरे भाई कहते थे कि अजीत खेत पर चला जा, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था। लेकिन आजकल मेरा जो खेत पर ही एक तरह से बोरिया बिस्तर लग चुका था। अब मेरे पिता, मेरे भाई हैरान थे मेरे इस काम पर कि अजीत, आजकल तू ज़्यादा खेत में टाइम गुजारता है, क्या बात है भाई, कुछ परिवर्तन हो गया तेरे में? मैं हंस के कहने लगता कि देखो पिताजी, अब खेत से ही सारा कुछ अन्न मिलना है, तो खेत को अब अपनी तरफ समझना चाहिए। और मैं अब यही काम कर रहा हूँ। मैं कोई ना कोई बहाना ऐसा बोल देता जो बिल्कुल अचूक होता। अब फिर
मैं अपनी प्रेमिका को निहारता रहता। और वो भी दूर होती ना तो हमारे खेत के मुंडेर के पास चली आती सब्जी का कोई काम करने के लिए। अब मैं भी कोई बहाने से उसके नज़दीक चला जाता। अब फिर हमारी बातचीत अब शुरू हो चुकी थी। वो भी मुझे चाहती थी, मैं भी उसको चाहता था। लेकिन चाहने से क्या होता है? ये कोई शहर तो था नहीं, गांव था। और गांव में इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। अब बदनामी बहुत होती है। आखिरकार जब काफ़ी दिन हम एक दूसरे के दोस्त बने रहे, हम दूर से ही हाय हेलो करते थे। कभी कभी पास जाने का मौका मिलता था और उस मौके का हम फायदा भी उठाते थे। लेकिन वो बात कहाँ हो सकती थी? हमें एकांत की ज़रूरत थी और एकांत आसानी से मिलने से रहा। रात के टाइम उस झोपड़ी में उस लड़की के पिता रुका करते थे और उस घर की वो बड़ी बेटी थी। अब पिता के बाद सारा जिम्मेदारी उसी के ऊपर में था। और मैं बोलता था कि तुम कभी रात में रुक जाओ ना यहीं पर। और तब वो हंसते हुए कहने लगती कि मेरा घर रात के टाइम अलाउ नहीं करता है, मैं कभी रात में नहीं आ सकती, पिता आने नहीं देंगे, माँ आने नहीं देंगी। मैं कहने लगा कि कोशिश तो करो। तब वो सोचते हुए कहने लगी कि देखो, इस जगह पर नहीं लेकिन एक जगह पर हम मिल सकते हैं जो हमारे गांव का करीब है। आप फिर वो एक जगह का पता बताई। वो बोली कि वो स्कूल है लेकिन आजकल वहाँ पढ़ाई नहीं होता, बंद पड़ा हुआ है और बिल्कुल खाली रहता है। तो हम किसी दिन उसी स्कूल में मिलेंगे रात में। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था कि आज नहीं तो कल मैं अपनी प्रेमिका से ज़रूर मिलूँगा। मैं रात का वो इंतज़ार कब होगी कब आएगी मैं करने लगा था। लेकिन लड़की अभी सिग्नल नहीं दे रही थी। वो कहती कि नहीं अभी नहीं, मैं वक्त बताऊंगी और तब हम उस रात को आएंगे। मेरे पिताजी है ना, अब क्या बताऊं, उनकी तबीयत खराब रहती है। अब बड़ी मजबूरी से वो खेत में आते हैं। माँ तो मना करती है कि जाने दो, फसल नुकसान होना तो होने दो, लेकिन वो मानते कहाँ हैं। और जो मेरी माँ है वो भी एकदम जागती रहती है, जरा सी आहट होते ही उसकी नींद खुल जाती है। ऐसे में संभव नहीं है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, अब फिर मैं बताऊंगी। आखिरकार हमारा जो प्यार का खेल था अब दूर से ही चल रहा था। मुझे तसल्ली थी कि चलो हम नज़दीक से नहीं मिले लेकिन दूर से तो हमारा प्यार जारी है ना। आखिरकार एक रात का वो मौका मुझे मिलने वाला था। शाम के टाइम जब मैं मुंडेर के पास गया कोई ना कोई अपने खेत के काम से, तो लड़की भी अब अपने खेत से बीच से निकल कर के हमारी तरफ आ गई थी। उस टाइम उसके पिता नहीं थे और आसपास में भी कोई खेत में नज़र नहीं आ रहा था। तब वो बोली कि सुनो अजीत, आज रात को 11 बजे स्कूल में तुम आ जाना, मैं तुम्हारी वहीं पर इंतज़ार करूँगी। आज जल्दी करना, देर मत करना, समझ रहे मेरी बात को ना, हम उसी जगह पर मिलेंगे। बस मुझे तो लगा कि मेरी लॉटरी लग गई है। मैं तो इतना खुश हो चुका था कि आपको क्या बताऊं, मेरे पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। ऐसा ही खुशी मेरे दिल में थी कि अब वो मौका आ गया है। अब तो मैं अपनी प्रेमिका से ज़रूर मिलूँगा, अब कोई रोक नहीं सकता। मैं दिन भर अगले दिन प्लानिंग करता रहा कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या पहनूंगा। मैं सोचा कि अगर नए कपड़े पहनूंगा तो मेरे घर वाले शक करेंगे कि बेटा कहाँ जा रहा है, कोई ना कोई ज़रूर टोकेगा। और मैं इस चीज़ को भनक अपने परिवार वालों को लगने नहीं देना था। और आखिरकार मैं साधारण कपड़े में तैयार था और रात का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो, कब। अभी तो शाम भी नहीं ढली थी। और आखिरकार जब शाम ढली तब मेरे पिता खेत में आ चुके थे और कहने लगे अजीत जा घर पर खाना खा ले और जाके आराम कर, आज मैं खेत पर रुकूंगा। मेरे लिए ज़रा एक शौक सा लगा था कि अब क्या होगा। अब तो मुझे खेत में नहीं रहना है,
घर में जाना है, तब मैं क्या करूँगा, कैसे उस जगह पर जाऊँगा। आज तो मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने वाली है, और वो भी बहुत दिनों के बाद। अब सब किए कराए पर पानी सा फिर गया था। मैं कहने लगा कि पिताजी, आपका तबीयत तो ठीक नहीं रहती ना, देखो अब तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि मैं खाना खा के आता हूँ, इसके बाद आप चले जाना। पिताजी मेरी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे बेटा तू बहुत बदल चुका है, तू आज मेरी बहुत फिक्र कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा था बेटा कि तू आज रात को फिर रुक जाता, मैं घर पर आराम कर लेता। तबीयत मुझे सही भी नहीं लग रही है। तब तो मेरे खुशी अब बहुत हो चुकी थी। मैं उस खुशी को जाहिर करना नहीं चाहता था। अब मैं बोला पिताजी से कि आप रुकिए, मैं भोजन करके आता हूँ और इसके बाद आप चले जाइएगा। खेत को मैं रखवाली करूँगा, जैसे मैं करता रहता हूँ। अब वही हुआ। मैं एक तरह से दौड़ते हुए अब अपने घर की तरफ गया था। हालांकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी। मुझे तो 11 बजे का इंतज़ार करना था, तब मैं उस जगह पर जा सकता था। लेकिन दिल में इतनी हलचल हुई थी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब वही सोच रहा था कि मैं कब घर जाऊं, भोजन करूं और कब मैं लौट के आऊं। इसी मचान पर बैठ कर के मैं समय का इंतज़ार कर लूँगा। मुझे मंजूर है, लेकिन घर में नहीं रुकूंगा। यही सोचता हुआ कब मैं घर पहुंच गया। माँ कहने लगी कि बेटा खाना खा ले, तेरा खाट बिछा हुआ वहीं सो जा, पापा रहेंगे ना वहाँ खेत में। खाना खा के गए हैं। मैं कहने लगा नहीं, पापा ने बोला है घर पर आएंगे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब माँ क्या बोले। मुझे भोजन दिया गया और वो भोजन मैं कितनी जल्दी खा गया, मेरे परिवार वाले देखते रह गए थे। इतना जल्दी मैं भोजन नहीं करता था। उतवालापन था जल्द से जल्द खेत में पहुंचने का। आखिरकार मेरे माँ ने टोक दिया, अरे बेटा आराम से भोजन करना, इतना जल्दी क्या है, खाना को चबा चबा के स्वाद लेके खाना चाहिए, खाने को इज्जत करो, तुम तो ऐसा कर नहीं रहे हो। मैं कहने लगा माँ क्या छोटी छोटी बात पर टोकती रहती हो, मैं खाना खा लिया ना, पेट भर गया ना, यही काफ़ी है। इसके बाद मैं अपने खेत की तरफ चल पड़ा था पूरी तैयारी के साथ में। मेरे पास में जो रात का रखवाली का टॉर्च था वो भी मैं नया सेल डाल लिया था। तेज रोशनी की मुझे ज़रूरत थी। अब फिर अगले पल में अपने खेत में, पिता मचान पर बैठे हुए थे। मुझे मचान पर बुलाए, आजा अजीत, थोड़ी देर तेरे साथ में बातचीत करते हैं। आखिरकार मुझे मचान पर बैठना पड़ा। पिता जो पूछते थे वो मैं उन चीज़ों का जवाब देता था। आखिरकार करते करते अब रात का 8:30 बज चुका था। तब पिता कहने लगे कि ठीक है अजीत, अपना ख्याल रखना और देखो अपने आप को सुरक्षित रखना। अब फिर वो चल पड़े थे। इसके बाद मैंने चैन की सांस लिया था कि चलो पिताजी गए, अब तो मैं अपने प्रेमिका से मिलने जरूर ही जाऊंगा। वो भी अब मेरी तरह बेचैन हो रही होगी। इसके बाद मैंने खांसने की आवाज़ सुनी उसी खेत में, उस झोपड़ी में। मैं समझ गया कि उसके पिता इस झोपड़ी में आ चुके हैं। अब घर पर माँ होगी और बेटी होगी। अब जैसे ही माँ सो जाएगी और रात को घड़ी देख रही होगी, 11 बजे मिलने का वादा है, तो 11 बजे ही हम उस स्कूल में जाएंगे। लेकिन मुझसे रहा तो नहीं जा रहा था, जैसे रात कट नहीं रही है। मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ और लग रहा है कि सुई जाम हो चुकी, आगे बढ़ नहीं रही। मैं रिस्ट वॉच को झटका देता था, कहीं बंद तो नहीं होगी, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं जाऊँगा। लेकिन घड़ी अपने आप चल रही थी। मेरा जो मन बेचैन था ना, इसीलिए मैं बार बार घड़ी को देख रहा था। घड़ी अपने रफ्तार से चल रही थी, ना तो आगे ना तो पीछे, बिल्कुल सही समय पर। आखिरकार 11 बजने वाला था, 10 मिनट बाकी था। अब मेरा जो शरीर था ना रोमांच से भरा हुआ। अब मैं बस यही सोच रहा था कि बस जाऊं अपनी प्रेमिका को बाहों में भर लूं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। आखिरकार मैं चल पड़ा था उसी खेत के पास से जो उस लड़की का खेत था।
और वो गांव की तरफ रास्ता जाता था। अब मैं चलते चलते उस स्कूल के पास पहुंच गया। स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटा सा स्कूल गांव का, और वो बंद पड़ा हुआ था। न जाने किस कारण से बच्चे पढ़ाई करने नहीं आते थे। अब मैं जब स्कूल का बाउंड्री देखा तो ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मतलब मेरी प्रेमिका भी कूद करके अंदर आ सकती है, और मैं तो बड़े आराम से, मेरे लिए तो कोई मुश्किल का काम ही नहीं था। और मैं अब बाउंड्री को पार, वो उस पार चला गया था बड़े आराम से। अब फिर मैं देखने लगा स्कूल में। स्कूल के दरवाजे कमरे बने हुए थे, 2 कमरे थे, और दोनों के दोनों बंद थे, ताला बंद था। हाँ, एक बरामदा था जो खुला हुआ था। अब मैं सोच लिया कि हम अपने प्रेमिका से किस जगह पर मिले। बस अभी तक मेरी प्रेमिका आई नहीं थी। इंतज़ार मैं कर रहा था, और वो इंतज़ार मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। बार बार मैं घड़ी देख रहा हूँ। घड़ी की सुई टिक टिक करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। 11 बज चुका था, लेकिन अभी तक मेरी प्रेमिका का दर्शन नहीं हुए। उस रास्ता को मैं निहार रहा था जिस रास्ता से प्रेमिका आने वाली थी, लेकिन अभी तक उस रास्ते पर मुझे कोई आता हुआ नहीं दिखा। रोशनी चांद की हर तरफ फैली हुई थी। ऐसा नहीं था कि अंधेरी रात थी, शायद पूर्णमासी की रात थी। चांद बड़ा निकला हुआ था। हाँ, मुझे चांदनी रात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। हाँ, अमावस की रात मुझे डरा देती थी। और आखिरकार अब इंतज़ार के अलावा मेरे पास में क्या था। मैं इंतज़ार करता रहा, बार बार घड़ी देखता था। 11 से अब ज़्यादा वक्त गुजर गया था, 11:30 हो गया था। अब मेरा जो हाल था, मैं आपको उस समय का बात बता नहीं सकता कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। हर पल लगता था जरा सा खटका होता ना कि मेरी प्रेमिका आ गई है, लेकिन मैं मायूस हो जाता था। मैं उस रास्ते को निहारता रहता था जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता था, लेकिन अभी तक मेरी प्रेमिका का दर्शन नहीं हुए थे। अब 11:30 से ऊपर का टाइम, मतलब 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था, लेकिन अभी तक प्रेमिका का कहीं अता पता नहीं था। मेरे मन में शंकाएं घर करने लगी कि कहीं उसका माँ जाग तो नहीं गई जब मेरी प्रेमिका घर से निकल रही हो। मुझे ऐसा ही लगा कि जब तक दोबारा उसकी माँ सो नहीं जाएगी वो नहीं आ सकती। आखिरकार मैं जो सोच रहा था ऐसा ही हो सकता है। मैं अपने दिल को तसल्ली देने लगा था। इंतजार के सिवा मैं अब क्या कर सकता था। 12 बज गया, लेकिन अभी तक मेरी प्रेमिका का कोई अता पता नहीं था। और अचानक एक खटका सा हुआ बरामदे की साइड में, जिधर मैंने प्रोग्राम बना रखा था कि हम इस जगह पर बैठेंगे, प्रेमिका के साथ चिपक करके, बाहों में लेकर के। उसी साइड में मुझे एक आहट सी हुई। अब मैं सोचा कि इधर से कोई रास्ता है क्या। मैं जब बरामदे में पहुंचा और आखिरी हिस्से में पहुंचा तो मैं देख करके आश्चर्य में डूब चुका था। मेरी प्रेमिका बिल्कुल वही गेटअप में, आप बिल्कुल वही शक्ल आप खड़ी हुई थी। मैं देखा वहाँ पर एक टूटी हुई खिड़की थी पिछले साइड में, बरामदे की दूसरी दीवार जो थी वहाँ पे एक टूटी हुई खिड़की थी। उसमें खिड़की लोहा जो लगता था ही नहीं, मतलब उस तरफ से वो आ चुकी है। मैं जब अपने प्रेमिका को देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, और सीधा मैं दौड़ते हुए प्रेमिका के पास पहुंच चुका था। अब प्रेमिका को अपने गले लगाया तो बड़ा ही एक अजीब एहसास हुआ। पूरा शरीर जैसे बर्फ से अब मैं ढका हुआ है, ठंडा हो चुका था उसका शरीर। इतना शरीर किसी जीवित इंसान का नहीं होता है, शरीर में गर्मी होती है। मैं चौंक गया। मैं पूछा, ये तुम्हारा हाल क्या हुआ पड़ा है? तुम बर्फ की सिल्ली से नहा के आ रही हो क्या? लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी,
अरे जो करना है ना करो ना, आओ ना, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे घर भी लौटना है, आओ ना प्यार करते हैं, बैठो ना। वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। अब मुझे आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन लग रहा था। वो आवाज़ को मैं अपनी प्रेमिका की आवाज़ से मैच करना चाहता था, लेकिन आवाज़ मैच नहीं हो रही थी। मुझे संदेह होने लगा कि शकल सूरत से तो मेरी प्रेमिका लग रही है और शरीर भी कदकाठी भी वही, लेकिन इसका शरीर क्यों ठंडा है, आवाज़ अलग से क्यों आ रही है, खरखराहट सी आवाज़। ऐसी आवाज़ तो मेरी प्रेमिका की नहीं थी। मैं चौंक सा गया था। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। उस जगह पर चांद की रोशनी नहीं पड़ रही थी। खिड़की जो खुली हुई थी ना, जिसमें कोई पल्ला लगा ही नहीं था, वहाँ पर चांद की रोशनी भरपूर पड़ रही थी। अब मैं उसका बाँह पकड़ करके खिड़की के साइड में जाने लगा। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उधर हम क्यों जा रहे हैं, हम अंधेरे में रहेंगे, मुझे उजाला अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी बात पर थोड़ा बेचैन हो गया था। वो ऐसा कैसे सोच सकती है, उसको उजाला क्यों नहीं पसंद है, वो अंधेरा क्यों उसको अच्छा लगता है। सही मायने में मैं भूत प्रेत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता था। अब मुझे मन में शंका घर कर गई थी कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं आ रहा हूँ, कहीं मैं प्रेमिका के अब चक्कर में किसी और से तो नहीं मिल रहा हूँ। मैं जब उसके बदन को एहसास किया ना, तो इतना ठंडा इंसान का शरीर नहीं होता जितना उसका था। दूसरी चीज़, आवाज़ खरखराहट भरी थी। ऐसी आवाज़ मेरी प्रेमिका का नहीं था। वो तो बोलती थी तो जैसे लगता था कि मंदिर का मीठी घंटी बज रही हो, लेकिन ये आवाज़ और बदन का ठंडापन मुझे घबरा देने के लिए काफ़ी था। और तीसरी चीज़, वो चांद की रोशनी में भी जाना नहीं चाहती थी। अंधेरे में मैं तो देख चुका था, कद काठी वही थी, चेहरा हल्का फुल्का नजर आ रहा था, लेकिन एक रोशनी अलग बात थी। मेरे पास टॉर्च थी और मैं उस टॉर्च को अब चलाने पर मजबूर हो गया। अब वही किया, टॉर्च निकाल करके अब मैं जब उसके चेहरे पर फोकस किया ना, ऐसे चीख करके पीछे भागी ना, जैसे मैं इंसान नहीं होकर के कोई भूत हूँ। और जब वो भागी ना, तो मैं उसका जो चेहरा देखा एक पल के लिए, वो चेहरा मैं भूल ही नहीं सकता था। जो कदकाठी मेरी प्रेमिका की थी, कदकाठी तो सेम थी, लेकिन वो टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पे पड़ी ना, तो मैं उसका भयानक शकल साफ साफ दिखा था। मतलब वो मेरी प्रेमिका के भेष में एक चुड़ैल थी और वो मेरे साथ में आज प्रेम करने वाली थी। उसको कैसे पता कि मैं इस जगह पर आया हूँ, अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन वो वक्त ये सोचने का नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी से भागी ना, सीधा खिड़की पर पहुंच गई और कहने लगी कि तू पछताएगा, तू पछताएगा। और इसके बाद खिड़की में जंप लगा चुकी थी। अब मुझे बड़ा हैरानी हुई सब देख करके, और उसके बाद शरीर मेरा कांपने लगा था डर से कि हे ईश्वर, मैंने ये क्या देख लिया। मैं तो अपने प्रेमिका के चक्कर में इस जगह पर आया था। अब मेरी प्रेमिका तो आई नहीं, लेकिन ये चुड़ैल जरूर आ गई। जरूर ये चुड़ैल काफ़ी देर से मुझे देख रही होगी और ये मेरे मन की बात सब जान चुकी होगी। और तभी तो मेरी प्रेमिका का शकल कदकाठी लेकर के अब मुझे फंसाने के लिए आ गई थी, ताकि मैं इसका शिकार बन पाऊँ। अगर मेरे पास में उस रात टॉर्च नहीं होता तो मैं वाकई धोखा खा जाता। वही करता जो मैं अपने प्रेमिका के साथ करने वाला था, प्रेम। आप प्रेम करने का मतलब कि मैं उसके जाल में फंस जाता। वो चुड़ैल मेरे साथ में क्या करती, इसका अनुमान मुझे नहीं था। हाँ, ये अनुमान जब मैं अपने दोस्तों से सब बात किया इस घटना के बाद में, और तब मेरे जो बड़े दोस्त थे वो बताने लगे कि बेटा अजीत, तू समझ ले तेरे नया जन्म हुआ है। अगर तू उस चुड़ैल के जाल में फंस जाता और उसके साथ तू प्रेम करने लगता, वो चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ती। अब समझ जाता कि तेरी शादी उसी से हो चुकी है। जब चाहे तुझे बुलाती, तुझे प्रेम जाल में फंसाती,
जो चाहती वो तेरे साथ में करती, और तू सब कुछ उसका कहा मानता। मैं पूछने लगा कि भैया आपके पास इतनी जानकारी कैसे चुड़ैल के बारे में। और तब वो बड़े मेरे मित्र थे, उम्र से ज़्यादा बड़े थे। वो कहने लगे कि ऐसा घटना मेरे मामा के लड़के के साथ में घटा था। हाँ, एक तरह से वो पागल सा हो गया था। बहुत इलाज उसका कराया गया, लेकिन हाँ, वो सही तो हो गया, लेकिन पागलपन का दौरा बंद नहीं हुआ। आज भी वो खाली जगह पर बैठ जाता है, सुनसान जगह पर आसमान में देखते रहता है। कभी अपने आप मुस्कुराने लगता है और कभी लगता है कि उसके पास में कोई बैठी हुई है, जैसे उससे बातचीत कर रहा है। अभी भी एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर उससे आगे इलाज करने से मना कर दिए कि नहीं, अब घर ले जाओ, अब ये बच्चा स्वस्थ है। हॉस्पिटल में सबको पहचानता था, सबको नाम जानता था। घर पे आने के बाद में वो काफ़ी दिनों तक स्वस्थ रहा, लेकिन फिर वो सिलसिला शुरू हो चुका था। फिर वो घर वालों को बिल्कुल पहचानने से मना करने लगा कि कौन हो आप लोग। कभी कभी ऐसी उल्टी हरकत करता था। आखिरकार तांत्रिकों से इलाज कराया गया। बहुत जहाँ जहाँ लोग बताते थे वहाँ पर लेके जाते थे उसके परिवार वाले, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था। लगता ही नहीं था कि पहले वाला लड़का है। अब फिर जब तक पूर्णमासी अमावस्या आता ना, तब उसकी मन की हालत बिगड़ने लगती थी। वो अकेले में भाग जाता, सुनसान जगह पर, खेतों में, अब पेड़ के नीचे जाकर के रात में बैठ जाता। ऐसे लगता कि उसके पास में कोई बैठी हुई है जिससे वो बात कर रहा हो। परिवार के लोग जाते ना तो वो बातें करता मिलता, और तब उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता, और तब वो ज़्यादा गुस्सा वाला हो जाता था। परिवार वालों को हमला करने लगता था, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब फिर उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज होता था और सही हो जाता था। लेकिन जब पूर्णिमा अमावस्या आती थी ना, तब एक दो दिन के लिए उस पर ऐसे ही दौरे पड़ने लगते थे। वो आज भी सही नहीं है पूर्ण रूप से। अब जो मैं जब सुना ना, तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी कि हे ईश्वर, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरे साथ में न जाने क्या हो जाता। आखिरकार मैं अगले दिन खेत में आया। मेरा मन डरा हुआ था सब रात की घटना से। जब वो लड़की खेत में आई ना, तब मुझे रहा नहीं गया। मैं सब्जी लेने के बहाने थैला लेकर के और उसके खेत में पहुंच गया था। तब मुझसे सॉरी बोलने लगी, कहने लगी मैं तो आ तो रही थी, खाट से उठ गई थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने गई ना, दरवाजे में आवाज़ होता है। अब मेरी माँ जाग गई, अब वो सब कुछ समझ गई। मैं कुछ छिपाना तो चाहती थी, लेकिन माँ इतना गुस्सा हो चुकी थी। वो कहने लगी, खबरदार, अगर तूने उस लड़के से रात को मिलने की कोशिश किया। इसके बाद मेरी रात में पिटाई भी हुई है। देखो, उसने चिता के भेजा है कि उस लड़के से तुम बिल्कुल बातचीत मत करना। सुनो, तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जो होना था हो चुका है। तब मैंने धीरे धीरे वो घटना बताई जो मेरे साथ में रात में बीती थी। वो मेरी घटना सुन कर के हैरान हो गई थी। उसके मन में पश्चाताप तो जरूर था, और वो मुझसे प्यार भी करती थी, लेकिन माँ जो थी ना, उस पर नज़रें गड़ाए रखती थी। कभी भी अकेले छोड़ती नहीं थी। दिन के टाइम में जरूर खेत में आ जाती थी, लेकिन रात के टाइम हर पल उसके साथ रहती थी। आखिरकार एक बार मुझे मौका जरूर मिला। वो लड़की जैसे मैं तड़प रहा था वैसे वो भी तड़प रही थी, और वो कहने लगी कि आज रात हम जरूर मिलेंगे। मैं कहने लगा कि कैसे, तुम्हारा माँ पीछा कैसे छोड़ेगी। तब वो कहने लगी कि पड़ोस में जा रही है, वहाँ पर रात भर का जागरण है, और जागरण में भाग लेने वाली है, और हमारे पास आज मौका है, तुम इस स्कूल में आ जाना। मैं कहने लगा कि बिल्कुल खबरदार, मैं स्कूल में नहीं आऊँगा, कोई और जगह का चुनाव करो। तब उसने एक पेड़ के पास, महुआ का पेड़, वहाँ पर बुलाई कि रात में हम वहीं मिलेंगे। आज सही मायने में उस रात में जब गया ना, तो मेरी दिल जो था ना, तेजी से धड़क रहा था।
जरा सी आहट होते ही मैं कांप जाता था कि कहीं वही चुड़ैल तो नहीं आ गई। उसने मुझे धमकी भी दिया था कि पछताओगे पछताओगे। मुझे डर लग रहा था, लेकिन वो जगह दूर था, स्कूल से दूर था। और तभी मेरी प्रेमिका आती हुई देखी, लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आई और जब तक मैंने टॉर्च जला करके उसको देखा नहीं अच्छी तरह से, तब तक मैं उस पर डाउट कर रहा था। और तब वो कहने लगी, क्या टॉर्च जला रहे हो, कोई देख लेगा दूर से, गांव की बात है, बैठो हम प्यार करेंगे। अब फिर पहली बार मेरे दिल की जो अग्नि थी शांत हुई थी जब मैंने उसको बाहों में भर लिया था। हाँ, वो पल मैं आज तक भूलता नहीं। वही मिलना मेरे साथ में हुआ था और उसके बाद हम कभी भी नहीं मिले। हाँ, इंतज़ार तो जरूर करते थे, लेकिन वो मौका कभी मिलता ही नहीं था। माँ उसका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं थी। आखिरकार उस लड़की की शादी हो गई और मैं देखता ही रह गया था। तो दोस्तों, ये थी अजीत की अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, और भी मेरे चैनल हैं, उनका लिंक इस वीडियो में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन पर भी जाइए। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, उन कहानियों को आनंद लीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रात को इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।